नमस्कार दोस्तों, देशज के खास आयोजन गल्पगोई में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हमारे साथ मौजूद हैं हिंदी के प्रख्यात कथाकार अवधेश प्रीत, एक बार फिर अपनी कहानी के साथ। मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के मेहमान कथाकार अवधेश प्रीत का, उन्होंने हमारा आग्रह स्वीकार किया और गल्पगोई में कहानी पाठ करने आए। मैं आप सभी श्रोताओं, दर्शकों का भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अवधेश प्रीत के 5 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। हस्तक्षेप, नृशंस, हम जमीन, कोहरे में कंदिल और चांद के पार एक चाबी। अशोक राजपथ नाम से इनका एक उपन्यास भी प्रकाशित हो चुका है। अवधेश प्रीत की कहानियां पाठकों का, श्रोताओं का ध्यान आकर्षित करने में सक्षम साबित होती हैं। इनके कथात्मक अवदान के लिए इन्हें कई पुरस्कारों, सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान, विजय वर्मा कथा सम्मान, सुरेंद्र चौधरी कथा सम्मान और फणीश्वर नाथ रेणु सम्मान से सम्मानित कथाकार अवधेश प्रीत का एक बार फिर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उनको आमंत्रित करता हूं कि वो आएं और गल्पगोई के लिए कहानी पाठ करें। श्री अवधेश प्रीत। ये कहानी निशंस और ये कहानी 90 के आसपास ये कहानी लिखी गई थी और फिर ये कहानी भी काफी चर्चित हुई और मेरा जो दूसरा संग्रह है इसी शीर्षक से राजकमल प्रकाशन से आया, निशंस के नाम से, और इसी पर मुझे विजय वर्मा कथा सम्मान भी मिला था। मुंबई से ये सम्मान, मुंबई में ये सम्मान मिला था। बहरहाल इस कहानी को पढ़ने का एक मकसद ये है कि इस कहानी से मुझे काफ़ी हिंदी कथा में मेरी एक पहचान बनी और नामवर सिंह से लेकर के तमाम समीक्षकों ने इस पर ध्यान दिया। इस संग्रह पे काफ़ी बातचीत हुई। तो इस कहानी के पढ़ने के पीछे एक उद्देश्य ये था कि जो साहित्य के छात्र हैं वो ये समझें कि इस कहानी में एक कुछ शिल्प के स्तर पर कुछ नए ढंग से काम किया गया है। तो शिल्प पर भी ध्यान देने की जरूरत होगी कि इस कहानी को एक शिल्प में, एक अलग तरह की शिल्प में ये कहानी मैंने कहने की कोशिश की है। यानी नैरेटिव तो है कहानी, लेकिन शिल्प में थोड़ा बदलाव है। बहरहाल इस कहानी का शीर्षक है नृशंस। कॉमरेड विजय मित्र की मृत्यु को लेकर हुए हंगामे के बाद सरकार ने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सीके भगत को निलंबित करते हुए उनके खिलाफ 3 सदस्यीय जांच दल नियुक्त कर दिया। जांच दल को 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपने के साथ ही मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए जांच को मुख्य रूप से निम्नलिखित बिंदुओं पर केंद्रित करने का निर्देश दिया गया था। डॉक्टर सीके भगत की चिकित्सा के दौरान पेशेंट विजय मित्र की हुई मृत्यु का वास्तविक कारण। 1 जनवरी की रात ड्यूटी पर न रहते हुए भी डॉक्टर सीके भगत का आईसीयू में ड्यूटी करना। डॉक्टर सीके भगत का व्यक्तिगत आचरण। और डॉक्टर सीके भगत द्वारा दिए गए डेथ सर्टिफिकेट की वैधानिक हैसियत। जांच दल में डॉक्टर रजनीश आचार्य, कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर जीवकांत यादव, न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर रामाशीष देव, साइकेट्रिस्ट शामिल थे। अपने अपने क्षेत्र के इन विशेषज्ञों ने अपने कार्य शुरू करते हुए सबसे पहले गवाहों, साक्ष्यों और परिस्थितियों पर गौर किया। इस क्रम में जांच दल ने जांच के दायरे में शामिल सभी पक्षों को नोटिस जारी किया, फिर उन्हें अपना बयान दर्ज कराने के लिए एक एक कर तलब किया। जांच दल को सहयोग करते हुए सभी संबद्ध पक्षों ने अपने बयान दर्ज कराए, जो इस प्रकार हैं। डॉक्टर सीके भगत का बयान। यह सच है कि 1 जनवरी की रात कार्डियोलॉजी में मेरी ड्यूटी नहीं थी, लिहाजा मैं अपने क्वार्टर में था और अपनी लकवाग्रस्त पत्नी को बाथरूम से लाकर बेड पर लिटा ही रहा था कि मेरे क्वार्टर का कॉल की बल बज उठा था। मैंने सोचा कि पत्नी को बेड पर लिटाकर, क्योंकि वह थोड़ी देर टीवी देखना चाहती थी, इसलिए उसकी पीठ के नीचे तकिए का सपोर्ट देकर और उसके पांव पर कंबल डालकर दरवाजा खोलूं, लेकिन कॉल बेल न सिर्फ लगातार बजता जा रहा था
बल्कि साथ साथ दरवाजे पर भी किसी के हाथों की दस्तक होने लगी थी। मुझे लगा कि बाहर कोई बेहद परेशानी और अधीरता में खड़ा है। मैंने पत्नी को जिस हालत में थी उसी में छोड़कर और लगभग दौड़ते हुए मुख्य द्वार खोला। द्वार पर पीजी स्टूडेंट सुजाता राय खड़ी थी। वह बेहद घबराई और तनावग्रस्त दिख रही थी। उसकी सांसें तेज तेज चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह दौड़ते हुए आई हो। मुझे अपने सामने पाकर डॉक्टर सुजाता राय, जैसे कि सामान्यतः होता है, पीजी स्टूडेंट्स अपने सीनियर डॉक्टर का अभिवादन जरूर करते हैं। मेरा अभिवादन करना भी भूल गई और इससे पहले कि मैं उससे कुछ पूछूं, उसने स्वयं ही बताना शुरू कर दिया। सर, अभी अभी एक सीरियस पेशेंट आया है। मैंने उसे आईसीयू में भर्ती कर लिया है सर। कोई सीनियर डॉक्टर नहीं है सर, कोई नहीं मिला, इसलिए आपको तकलीफ दे रही हूँ। प्लीज सर, आप जरा चल कर देख लें। डॉक्टर सुजाता राय के आग्रह के बावजूद मैंने निरपेक्ष भाव से उससे पूछा, डॉक्टर राय, पेशेंट आपका रिश्तेदार है? नो सर, डॉक्टर सुजाता राय सकपकाई। मेरे माथे पर बल पड़ गए। फिर आप इतनी इमोशनल क्यों हो रही हैं? डॉक्टर सुजाता राय को कोई जवाब नहीं सूझा। बड़ी मुश्किल से थूक निकलते हुए बोल पाई, सॉरी सर। किसकी ड्यूटी है? मैंने शुष्क स्वर में पूछा। डॉक्टर सुजाता राय ने बताया, डॉक्टर चौधरी की। क्यों, कहाँ है डॉक्टर चौधरी? सर, डॉक्टर चौधरी अभी तक आए नहीं हैं। मैं उनके घर फोन लगाने की कोशिश की लेकिन घंटी बजती रही, कोई रेस्पॉन्स नहीं हुआ। शायद फॉल्स रिंग। डॉक्टर सुजाता राय की बात मैंने बीच में ही काट दी। क्यों, कैंपस में कोई और सीनियर नहीं मिला? नहीं सर, डायरेक्टर साहब सीनियर डॉक्टर की एक टीम के साथ सीएम हाउस गए हैं रूटीन चेकअप के लिए। डॉक्टर सुजाता राय ने मजबूरन मेरे पास आने की अपनी सफाई दी। उस वक्त मेरी तत्काल इच्छा हुई कि मैं अपनी ड्यूटी न होने का बहाना करके या फिर अपनी पत्नी की बीमारी का हवाला देकर छुटकारा पा लूं, पर डॉक्टर सुजाता राय की घबराहट और बेचारगी देखकर मुझे ऐसा करना अनैतिक सा लगा। लिहाजा मैंने डॉक्टर सुजाता राय को आश्वस्त किया, बस 2 मिनट डॉक्टर राय, पत्नी को लिटार का आता हूँ, वह अभी अभी बाथरूम से आई हैं। यू नो शी इज अनएबल टू डू एनीथिंग। आज मेड सर्वेंट पे भी छुट्टी पर है। मैं डॉक्टर सुजाता राय को वहीं छोड़कर उल्टे पांव बेडरूम की ओर लौट गया, जहां मेरी पत्नी अस्त व्यस्त सी बेड पर पड़ी थी। मैंने पत्नी को ठीक से लिटाया, उसके पांव पर कंबल डाला और टीवी ऑन करके उससे बताया, एक सीरियस पेशेंट है, मैं उसे देखकर आता हूँ। पत्नी ने कुछ कहना चाहा लेकिन मैं उसकी बात सुने बगैर तेजी से बाहर चला आया। डॉक्टर सुजाता राय अपराध बोध, आशंका और अजीब से आतंक में डूबी मेरे लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी। मैंने उस पर नजर पड़ते ही टोका, डॉक्टर राय, एक डॉक्टर होने की पहली शर्त जानती हो क्या है? डॉक्टर सुजाता राय ने मेरी ओर उत्सुकता से देखा। मैंने उसे लक्ष्य करके पूछा, नो, नो सेंटिमेंट्स, नो इमोशंस, नो इन्वॉल्वमेंट्स। मैंने यह बात दो कारणों से कही थी। एक तो यह कि मेरी धारणा रही है कि लड़कियां मूलतः भावुक होती हैं, और दूसरे यह कि मैं चाहता था कि डॉक्टर सुजाता राय, जो अब तक असहज दिख रही थी, सहज हो जाए। पता नहीं डॉक्टर सुजाता राय सहज हुई या नहीं, लेकिन मेरे साथ इंस्टीट्यूट बिल्डिंग की ओर बढ़ते हुए उसने मुझे बताया, सर, मैंने ऐसी खामोश भीड़ नहीं देखी जिसकी आप उपेक्षा कर जाएं। शायद इसीलिए मैं इतनी परेशान और एक्साइटेड दिख रही हूँ। मुझे लगा डॉक्टर सुजाता राय सफाई दे रही है। शायद मेरी टिप्पणी ने उसे आहत किया था। मैंने उसके चेहरे को देखने की कोशिश की, लेकिन उसकी चाल में अप्रत्याशित तेजी से ऐसा मुमकिन नहीं हो गया। मैंने भी चुप रहना बेहतर समझा। फिर हम सारी राह चुप ही रहे। जिस वक्त मैं आईसीयू में दाखिल हुआ, सिस्टर एल्विन पेशेंट को आईवी लगा चुकी थी। मुझ पर नजर पड़ते ही उसने मुझे मुस्कुराकर गुड इवनिंग कहा। उसकी प्रोफेशनल मुस्कुराहट में कशिश नहीं थी, या कि मैं ही ऐसी मुस्कुराहट का अभ्यस्त था। सो मैंने उस पर खास ध्यान नहीं दिया और उससे चार्ट लेकर पेशेंट की डिटेल्स देखने लगा। चार्ट में पेशेंट का नाम विजय मित्र, उम्र 51 वर्ष दर्ज था। उसका ब्लड प्रेशर असामान्य रूप से बढ़ा हुआ था। उसकी ईसीजी रिपोर्ट खतरनाक संकेत दे रही थी। मैंने एक नजर पेशेंट पर डाली। पेशेंट के चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क चढ़ा था, जिसके जरिए वह कठिनाई से सांस ले पा रहा था। ईसीजी मॉनिटर स्क्रीन पर उठती गिरती तरंगे बता रही थी कि पेशेंट अपनी मौत से जूझ रहा है। सर, आपको क्या लगता है, इज इट अ केस ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन? मैं डॉक्टर सुजाता राय के इस प्रश्न का आशय तत्काल नहीं समझ सका, बल्कि मुझे उसके इस मासूम सवाल पर हैरानी सी हुई। मैंने उससे घूरते हुए पूछा, व्हाट डू यू मीन? दरअसल डॉक्टर सुजाता राय कुछ कहते कहते रुक गई। शायद कोई हिचक उसके आड़े आ गई थी। उसकी हिचक मेरी समझ से परे थी।
मुझे लगा कि डॉक्टर सुजाता राय पेशेंट के प्रति कुछ ज्यादा ही कॉन्शियस है, इसलिए उत्सुकतावश मैंने पूछा, डॉक्टर राय, समथिंग रॉन्ग विद यू? नो नो सर। सुजाता घबरा गई, गोया मैंने उसकी चोरी पकड़ ली हो। उसने स्वयं को संयत करने की कोशिश में कहा, सर, मुझे लगता है इस आदमी को मायोकार्डियल इंफार्क्शन नहीं हो सकता। क्यों? ऐसा तुम कैसे कह सकती हो? पहली बार मेरा विश्वास हिला। मैंने खुद को विश्वास दिलाने के लिए जैसे अपनी आंखें ईसीजी मॉनिटर स्क्रीन पर टिका दी। सर, एक ऐसा आदमी जो हिंसा में विश्वास करता हो, जिसके लिए किसी को 6 इंच छोटा कर देना मामूली बात हो, जिसका नाम जनसंहारों का पर्याय हो, उसके पास भी दिल जैसी कोई चीज हो सकती है क्या? डॉक्टर सुजाता राय के स्वर में उत्तेजना इस कदर व्याप्त थी कि मैं निरपेक्ष नहीं रह सका। मैंने डॉक्टर सुजाता राय को आश्चर्य से देखा। यह डॉक्टर है या महज मामूली लड़की? मैंने उसकी आंखों में कुछ तलाशने की कोशिश की, शायद मासूमियत या कि मायूसी, ठीक नहीं कह सकता, लेकिन अपना असमंजस छुपा नहीं पाया। मैं कुछ समझा नहीं, डॉक्टर राय। सर, यह आदमी नक्सल लीडर है। यू नो नक्सलीज डू बिलीव इन ब्लड शेड्स। डॉक्टर सुजाता राय की आवाज लरज रही थी। बयान देते देते डॉक्टर सी के भगत ठिठक गए, क्योंकि उन्हें ऐन इसी वक्त अपनी वह मनःस्थिति याद आ गई जब डॉक्टर सुजाता राय ने कहा था कि नक्सली डू बिलीव इन ब्लड शेड्स। उस वक्त उनके माथे पर बल पड़ गए थे, जैसे वह कुछ याद करने की कोशिश कर रहे हों। उनकी स्मृति में पेशेंट चार्ट पर दर्ज नाम विजय मित्र स्फुलिंग की तरह कौंधा और मन ही मन बुदबुदाए, नक्सल लीडर विजय मित्र। सहसा वह एक झटके से उठे और पेशेंट के करीब जा पहुंचे। पेशेंट के चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगे होने की वजह से उन्होंने पहले उसे बहुत गौर से नहीं देखा था। तब कोई दिलचस्पी भी नहीं थी, लेकिन अभी इस वक्त वह पेशेंट के बहुत करीब खड़े होकर न सिर्फ उसे बेहद ध्यान से देख रहे थे, बल्कि जैसे लगातार अपनी याददाश्त पर भी जोर डाल रहे थे। कद काठी, रंग रूप वही होने के बावजूद पेशेंट के चेहरे पर व्याप्त प्रौढ़ता, बालों से झांकती सफेदी और निश्चल मुदी आंखें उनके देखे विजय मित्र से मेल नहीं खाती थीं। 20-25 साल पहले के विजय मित्र को याद करते हुए उनकी आंखें सुखद आश्चर्य से फैलती चली गईं। वह उस क्षण सचमुच भावुक हो गए थे। डॉक्टर सी के भगत को चुप और कुछ असामान्य देखकर साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर रामाशीष देव ने टोका, व्हाट हैपेंड डॉक्टर भगत? डॉक्टर सुजाता राय ने भी मुझसे यही पूछा था, व्हाट हैपेंड सर? मैंने डॉक्टर सुजाता राय के इस सवाल का जवाब देने के बजाय सिस्टर एल्विन को पुकारा। सिस्टर एल्विन लगभग दौड़ती हुई मेरे पास आई। मैंने उसे आदेश दिया, सिस्टर, पेशेंट का ब्लड बायोकेमिस्ट्री के लिए भिजवाइए और हाँ, पेशेंट के अटेंडेंट को बुलाइए। सिस्टर एल्विन उल्टे पांव लौट गई। डॉक्टर सुजाता राय पेशेंट को स्ट्रेप्टोकेनिस दे चुकी थी। मैंने आईवी लाइन को चेक किया। इस तरह चेक करने से मुझे संतोष हुआ। फिर मैं ईसीजी मॉनिटर के पास बैठकर सिस्टर एल्विन की प्रतीक्षा करने लगा। शायद मुझे बेहद सीरियस देखकर डॉक्टर सुजाता राय ने टोका, सर, क्या सोच रहे हैं आप? डॉक्टर सी के भगत को अच्छी तरह याद है कि उस वक्त वह विजय मित्र के बारे में सोच रहे थे। मेडिकल कॉलेज में 3rd ईयर में जो लड़का उनका रूममेट बना था, वह विजय मित्र ही था। सामान्य कद काठी का सांवला सा विजय मित्र क्लास में भी ज्यादातर खामोश रहता, अपने आप में खोया हुआ, गोया मन कहीं और तन कहीं और हो। 2nd ईयर तक उनका विजय मित्र से बस हाय हेलो भर का रिश्ता था। 3rd ईयर में जब विजय मित्र उनके साथ एक ही कमरे में रहने लगा, तब उसे करीब से देखने जानने का मौका मिला। शुरू में विजय मित्र उनके साथ बस काम भर ही बात करता, लेकिन धीरे धीरे उनके बीच से औपचारिकता की दीवार ढहने लगी थी। वे अब कुछ कुछ खुलकर बोलने बतियाने लगे थे। उन दिनों विजय मित्र देर रात तक जागता और अपने सिरहाने टेबल लैंप जलाकर पढ़ता रहता। क्योंकि उन्हें रात में देर तक जागने की आदत नहीं थी, इसलिए वह जल्दी ही सो जाते। लेकिन रात जब कभी नींद टूटती, वह पाते कि विजय पढ़ रहा है। ऐसी ही एक रात जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने पाया कि विजय मित्र अपने बेड पर नहीं है। उस रात यह सोचकर कि विजय मित्र बाथरूम गया होगा, वह सो गए। पर अक्सर ऐसा होता कि जब भी वह रात में उठते, विजय मित्र अपने बेड पर नहीं मिलता। विजय मित्र का इस तरह रात को गायब हो जाना जितना औत्सुक्यपूर्ण था, उतना ही रहस्यमय भी। आखिरकार एक दिन उन्होंने विजय मित्र से पूछ ही डाला, पार्टनर, ये रात भर कहाँ गायब रहते हो? कोई चक्कर वक्कर तो नहीं? विजय मित्र न तो चौंका, न ही कोई चोरी पकड़ लिए जाने जैसा भाव उसके चेहरे पर दिखा। एक मध्यम सी मुस्कुराहट उसके होंठों पर जरूर उभरी थी। कोई चक्कर वक्कर नहीं साथी, बस यूं ही मन नहीं लगता तो घूमने निकल जाता हूँ। विजय मित्र के जवाब से वह कतई संतुष्ट नहीं थे, लेकिन विजय मित्र का अंदाज कुछ ऐसा था कि वह आगे कुछ नहीं पूछ पाए।
उसे कुरेदना खामखा उसके निजी जीवन में हस्तक्षेप सा लगा था। वह कुछ अबूझ जानने की फांस दबा गए थे, लेकिन वह रहस्य अबूझपन ज्यादा दिनों तक छुपा नहीं रह पाया। विजय मित्र के सिरहाने किताबों के बीच कई ऐसी किताबें दिखने लगी थीं जिनका मेडिकल साइंस से कोई लेना देना नहीं था। वह कभी कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र पढ़ता तो कभी दास कैपिटल। वह अक्सर कार्ल मार्क्स, एंजल्स, लेनी, माओ सेतुंग की किताबों में खोया रहता और जब थक जाता तो आंखें मूंद कर कुछ सोचता रहता। उन्हें लगता कि विजय मित्र अपना समय बर्बाद कर रहा है। रूममेट होने के नाते उन्हें विजय मित्र का यह भटकाव अच्छा नहीं लगता, इसलिए उन्होंने विजय मित्र को समझाने की कोशिश की। विजय, इन फालतू किताबों में अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? विजय मित्र जैसे उनके इस आक्रमण के लिए पहले से तैयार था। शांतचित्त उसने दलील दी, तुम जिन किताबों को फालतू कह रहे हो, दरअसल वे ही एक दिन दुनिया का नक्शा बदल कर रख देंगी। लेकिन ये किताबें तुम्हें डॉक्टर नहीं बनने देंगी, उन्होंने प्रतिवाद किया था। शायद हाँ। विजय मित्र विचलित होने के बजाय कहीं ज्यादा दृढ़ हो आया था। मैं डॉक्टर न भी बन पाऊं, मरीजों की बीमारी का इलाज न कर पाऊं, लेकिन मनुष्य समाज को जो बीमारी भीतर ही भीतर खाए जा रही है उसका कोई निदान जरूर कर सकूंगा। वह विजय मित्र को अवाक देखते रह गए थे, जैसे उसका दिमाग चल गया हो। लेकिन नहीं, विजय मित्र उनकी आंखों में आंखें डाले मुस्कुराए जा रहा था। उन्होंने एक बार फिर विजय मित्र को समझाने के प्रयास में उसके मर्म पर चोट की। विजय, यह सब जानकर तुम्हारे घर वालों को दुख होगा। उन्होंने तुम्हें यहाँ डॉक्टर बनने के लिए भेजा है। उनकी तुमसे ढेर सारी उम्मीदें होंगी। मुझे लगता है तुम उनके साथ ज्यादती कर रहे हो। इस बार विजय मित्र ने विरोध नहीं किया, लेकिन वह उनकी बातों से सहमत हो ऐसा भी नहीं लगा था। उन्हें अपनी कोशिश की निरर्थकता खल गई थी। अनचाहे उस दिन एक गहरी चुप्पी उन दोनों के बीच तन गई थी। उस दिन के बाद यह स्पष्ट हो गया था कि विजय मित्र जो पढ़ता है या रात रात भर गायब रहता है या जो सोचता है या जो करता है, उस सब का मेडिकल की पढ़ाई से कोई वास्ता नहीं है और वह लगभग आत्महंता हो चुका है। यह सब दुखद था। उन्हें अफसोस होता और वह मन से चाहते कि विजय मित्र ऐसा न करे। पता नहीं विजय मित्र के प्रति वह जिस भावना से भरे थे, जब भी कभी मौका मिलता वह उसे समझाने के लिए फिर भी स्वयं को रोक नहीं पाते। वह ऐसे वक्तों में अक्सर उससे पूछते, विजय तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपने आप को वेस्ट कर रहे हो? यह जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है एक डॉक्टर बनने की, इसे तुम खो रहे हो। एक बेहतर करियर, एक बेहतर फ्यूचर, एबव ऑल एक बेहतर ह्यूमन सर्विस का मौका तुम गंवा रहे हो। साथ ही मैं तुम्हारी भावना की कद्र करता हूँ। मैं मानता हूं कि तुम जो कह रहे हो उसमें कहीं ज्यादा आकर्षण है। जिंदगी कहीं ज्यादा सुविधाजनक हो सकती है। लेकिन विजय मित्र एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोलता, गरीबी, गैर बराबरी, भूख, अन्याय, दमन, शोषण, अत्याचार, मनुष्य के श्रम का अपमान, यह सब कुछ देखकर मैं बेचैन हो उठता हूँ। गहरे तक आहत और अपराध बोध से भर जाता हूँ। मुझे लगता है मैं इस मशीनरी का पुर्जा नहीं बन सकता। विजय मित्र का एक फैसला कुन तेवर था। यह फैसला कुन तेवर दिन पर दिन परवान चढ़ता गया। वह अपनी रातें मजदूर बस्तियों में गुजारने लगा था। दिन जन आंदोलनों, विरोध प्रदर्शनों, गोष्ठियों, सेमिनारों में गुजरते। वह कई कई दिन हॉस्टल नहीं लौटता। उसकी गतिविधियां जिस तेजी से बढ़ रही थी, वह उतनी ही तेजी से मेडिकल की पढ़ाई से विमुख होता जा रहा था। वह जब भी विजय मित्र को घेरने की कोशिश करते, वह उनसे कोई तीखा प्रश्न पूछकर उन्हें निरुत्तर कर देता। वह जब तब कहता, साथी, मेडिकल छात्रों का जितना शोषण होता है, बंधुआ मजदूर सा जो बर्ताव होता है, मैं सोचता हूं उसके खिलाफ भी आवाज उठाई जानी चाहिए। छात्रों को गोलबंद किया जाना चाहिए। विजय मित्र की बातें सुनकर उनके शरीर में झुरझुरी छूट जाती। वह बगले झांकने लगते, कहीं कोई सुन न ले। वह कमरे के बाहर की आहट लेते और कमरे के भीतर विजय मित्र की उपस्थिति से सहमे रहते। वह उसके साथ असहज जरूर रहते थे, लेकिन पता नहीं क्यों उसकी अनुपस्थिति उन्हें बेहद खलती थी। यह अजीब तृष्णापूर्ण आकर्षण था। उन्हीं दिनों अचानक एक दिन पुलिस कमरे की तलाशी लेने आ धमकी। पता चला विजय मित्र गिरफ्तार हो गया है। यह खबर सुनकर उनका खून जम गया। चेतना सुन्न हो गई थी। दिल बैठता लगा था। पुलिस जब तक कमरे की तलाशी लेती रही, वह दहशत के डूबते उतराते रहे। पुलिस विजय मित्र की वे तमाम किताबें जो उसके सिरहाने, बिस्तर के नीचे, अलमारी के अंदर और ट्रंक के भीतर रखी हुई थी, बतौर आपत्तिजनक सामग्री अपने साथ ले गई।
जाने से पहले एक पुलिस अफसर ने उनसे भी विजय मित्र के बारे में कई प्रश्न पूछे, लेकिन उन्होंने ज्यादातर प्रश्नों के प्रति अपनी अनभिज्ञता जाहिर की। उस वक्त उनके सीनियर्स, सहपाठियों और कई प्रोफेसर्स ने उनके पक्ष में पुलिस अफसर को समझाया कि भगत कॉलेज का बेस्ट स्टूडेंट है और एक रूम में रहने के बावजूद उसका विजय मित्र से कोई लेना देना नहीं है। उस दिन पुलिस के जाने के बाद भी वो बड़ी देर तक उबर नहीं पाए। मन में जारी धुकधुकी और विजय मित्र का रह रहकर आता ख्याल उन्हें उद्वेलित करता रहा। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वह इस पूरी घटना से स्वयं को किस तरह असंपृक्त करें। उनकी आंखों में विजय मित्र का सांवला सा चेहरा, चमकीली आंखें, विद्रोही तेवर बरबस उभर रहा था और वह जैसे स्वयं से ही पूछने लगते, विजय मित्र, नक्सलबाड़ी क्या करने गया था? वहां पुलिस ने उसे गिरफ्तार कैसे कर लिया? वह जिस राह पर जा रहा है वह सही है या गलत? वो अपने कैरियर से ज्यादा क्रांति को तरजीह क्यों दे रहा है? उस रात विजय मित्र का अस्त व्यस्त बेड उन्हें बड़ी देर तक परेशान करता रहा। वह बड़ी देर तक उस ओर से स्वयं को विमुख रखने की कोशिश करते रहे। बड़ी देर तक वह विजय मित्र की स्मृति छाया से जूझते रहे। बड़ी देर तक दोनों के बीच शहमात का खेल चलता रहा। अंततः वह उठे, उसकी बिखरी किताबें करीने से अलमारी में लगाई, गद्दे को झाड़ा और उस पर चादर डाल दी। तकिए का कवर ठीक करते हुए उन्हें आभास हुआ कि तकिए के अंदर कुछ है। उन्होंने उत्सुकता से तकिए के अंदर हाथ डाला। वहां एक डायरी थी, लाल रंग के प्लास्टिक कवर वाली। उस डायरी में विजय मित्र ने बहुत सारी बातें लिख रखी थीं, घटनाएं, विचार, निजी प्रसंग। विजय मित्र की डायरी उसकी अंतरंग टिप्पणियों से भरी पड़ी थी। उसे पढ़ते हुए कभी रोमांचित तो कभी आतंकित होते। उसी डायरी में विजय मित्र ने एक जगह लिखा था, विश्लेषणात्मक रुख की कमी होने की वजह से हमारे बहुत से साथी जटिल समस्याओं का बार बार गहराई से विश्लेषण और अध्ययन नहीं करना चाहते, बल्कि सीधे निष्कर्ष निकालना चाहते हैं, जो या तो मुकम्मल तौर पर सकारात्मक होते हैं अथवा मुकम्मल तौर पर नकारात्मक, मौत से तुंग। इन पंक्तियों को पढ़ते हुए उन्हें विजय मित्र की मनस्थिति का अंदाजा हुआ था और लगता था कि यह टिप्पणी एक तरह से उन्हें ही संबोधित है। अक्सर ऐसा होता कि विजय मित्र से होने वाली बातचीत में वह एकदम से असहमत होते और कई बार तो उसकी दलीलों की खिल्ली भी उड़ा देते। डोंट लिव इन फुलिश पैराडाइज। डॉक्टर सीके भगत के होंठ हिले। वह स्वगत ही बुदबुदा रहे थे, बेवकूफ कहीं का। न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर जीवकांत यादव चौंके। उन्होंने डॉक्टर सीके भगत को टोका, डॉक्टर भगत, आर यू राइट? डॉक्टर सीके भगत ने स्वयं को संभाला, लेकिन अपनी झेप छुपा नहीं पाए। यस यस डॉक्टर यादव, आई एम एब्सोल्युटली राइट। इससे पहले कि कोई उनकी मनस्थिति को पकड़ पाए, डॉक्टर सीके भगत ने स्वयं को संयत करते हुए अपने बयान का छूटा सिरा थाम लिया। डॉक्टर सुजाता राय के यह पूछने पर मैं क्या सोच रहा हूं, मैंने टालने की गरज से उससे ही पूछा, बाय द वे, तुम इस पेशेंट को जानती हो? डॉक्टर सुजाता राय को संभवतः इस सवाल की कतई उम्मीद नहीं थी। शायद इसीलिए क्षण भर को वह सकते में आ गई, लेकिन मुझे अपनी ओर एक टक देखता पाकर बोली, सर, वो क्या है कि अखबारों वगैरह में पढ़ती रहती हूँ। आई सी। मैं मुस्कुराया। मुझे लगा कि तुम इसे पर्सनली जानती हो। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। डॉक्टर सुजाता राय जैसे सफाई देने पर उतर आई थी। पेशेंट के साथ जो कुछ लोग आए हैं, दरअसल उनकी बातों से भी भान हुआ कि यह पेशेंट नक्सल लीडर है। सहसा मुझे ख्याल आया कि सिस्टर एल्विन अभी तक वापस नहीं आई है, लिहाजा मैंने पेशेंट की बाबा डॉक्टर सुजाता राय को कुछ हिदायत दी और तेजी से आईसीयू से बाहर चला आया। सिस्टर एल्विन मुझे कॉरिडोर में ही आती हुई मिल गई और बुरी तरह झुंझलाई हुई थी। मुझ पर एक नजर पड़ती हुए तीखे लहजे में लगभग फट पड़ी, सर, उधर कोई नहीं है, बायोकेमिस्ट्री में ताला लगा है। क्यों? मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। इस इंस्टीट्यूट में व्याप्त अराजकता कोई नई बात नहीं थी, लेकिन इस वक्त सिस्टर एल्विन द्वारा दी गई यह सूचना मुझे नागवार गुजरी। मैं उस वक्त तैश में आ गया। सिस्टर एल्विन को आईसीयू में जाने को बोलकर मैं तेजी से आगे निकल गया। इंस्टीट्यूट के बाहर बरामदे में खामोश मगर बेचैन भीड़ खड़ी थी। मुझे देखते ही कई जोड़ी आंखें मेरे चेहरे पर आ टिकी। उन आंखों में आशा थी, आशंका थी, जिज्ञासा भरी चुप्पी के पीछे छलछलाती हुई याचना थी। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उस भीड़ से आंख मिला पाऊं। बचकर निकल जाने की कोशिश में मैं डॉक्टर्स चैम्बर की ओर बढ़ा ही था कि एक बैग पूरा इंस्टीट्यूट खूब अंधेरे में डूब गया। बिजली गुल हो गई थी। अछोर अंधेरे में जैसे हर चीज अपनी जगह पर ठहर गई थी। इस भयावह अंधेरे के बीच एक बारगी मेरे दिमाग में एक साथ दो चेहरे कौंधे। पहला मेरी पत्नी का चेहरा, दूसरा आईसीयू में अपनी मौत से लड़ रहे पेशेंट विजय मित्र का।
दोनों चेहरे एक दूसरे में गड्ढमड हो गए और मैं एक कर्तव्य विमूढ़ सा रोशनी आने का इंतजार करता रहा। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि अभी इंस्टीट्यूट का जनरेटर क्यों नहीं चालू हुआ। इस अप्रत्याशित विलंब और अंधेरे के आतंक में मेरे लिए और प्रतीक्षा करना मुश्किल हो गया। मैं अंधेरे में ही अंदाज के सहारे आईसीयू की ओर दौड़ पड़ा। आईसीयू में मेरे दाखिल होते न होते बिजली आ गई या कि जनरेटर चल पड़ा। झपाक से आई रोशनी में मेरी आंखें चुधिया गईं। मैंने पलकें झपकाते हुए ईसीजी मॉनिटर स्क्रीन पर आंखें टिका दी। वहां हार्ट बीट्स बताने वाली रेखाओं का ग्राफ नदारद था। स्क्रीन पर सिर्फ एक सपाट सी चमकती लकीर स्थिर थी। मैं दौड़ा हुआ पेशेंट के पास गया, उसकी कलाई अपने हाथ में लेकर नब्ज टटोलने लगा। मैं इस कदर व्यग्र और विह्वल था कि पेशेंट की नब्ज तक पकड़ में नहीं आ रही थी। मैंने आनन फानन पेशेंट को कार्डियल पल्मोनरी रिसिस्टेशन देने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर सुजाता राय ने मुझे रोकते हुए कहा, सर, पेशेंट इज नो मोर। मैंने गौर किया कि डॉक्टर सुजाता राय उस वक्त न तो भावुक थी न ही बेचैन। उसका स्वर निहायत सपाट था। मुझे लगा कि वह मेरी बेचैनी और भावुकता को लक्ष्य कर रही है, लेकिन सच तो यह है कि मैं उस वक्त तक पेशेंट की मृत्यु को स्वीकार नहीं कर पाया था। मैंने हताश स्वर में डॉक्टर सुजाता राय से कहा, नो डॉक्टर राव, वी कुड नॉट सेव हिम। बयान देते देते डॉक्टर सी के भगत रुके। उनके माथे पर पसीना छलक आया था। पसीना पोंछने के लिए जेब से रुमाल निकालते हुए उनका दिमाग कई कई स्मृतियों में उलझ गया। मन सुदूर अतीत की ओर भाग छूटा था। लाख चाह कर भी विजय मित्र को बचाया नहीं जा सका। हालांकि उन समेत कई छात्रों ने तर्क दिया था, किसी छात्र की राजनीतिक प्रतिबद्धता उसका निजी अधिकार है और इस आधार पर उसे कॉलेज से नहीं निकाला जाना चाहिए। लेकिन कॉलेज प्रशासन कोई दलील सुनने को तैयार नहीं था, बल्कि छात्रों के इस विरोधी तेवर के उग्र होने से पहले ही कॉलेज परिसर में सख्ती शुरू कर दी गई थी। एहतियात के नाम पर पुलिस की तैनाती और कई प्राध्यापकों की धमकी भरे रवैये ने छात्रों का हौसला पस्त कर दिया। विजय मित्र का निष्कासन पहले तो बहस का विषय बना रहा, फिर धीरे धीरे विस्मृति के गर्भ में खो गया। तब भी विजय मित्र उनके दिलो दिमाग पर अरसे तक छाया रहा। कमरे में मौजूद उसका बेड, उसकी किताबें, ट्रंक, टेबल लैंप और उसके कपड़े उसकी स्मृति को कहीं ज्यादा सघन कर जाते। उसके शब्द, उसके भाव, उसकी भंगिमा, उसकी त्वरा और उसके तेवर, वह लाख चाह कर भी विजय मित्र के लिए अपने मन की इस कमजोरी को अभी कभी समझ नहीं पाए। अचानक एक दिन जब विजय मित्र का सामान लेने उसके पिता मिहिजाम से आए, तो उनके थके, हताश और डर के व्यक्तित्व को देखकर वह भीतर तक हिल गए। बड़ी मुश्किल से उनसे कह पाए थे, हमने बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें इस लेकिन के आगे क्या कहना है कुछ समझ नहीं आया था, और न ही विजय मित्र के पिता ने कुछ जानने की कोशिश की थी। सामान समेटने और रिक्शे पर लदवाने के दरमियान एक ऐसी सख्त चुप्पी बनी रही, जिसके भीतर इतना कुछ कहा जा चुका था कि शब्दों के होने न होने का कोई अर्थ नहीं रह गया था। वह हतप्रभ रिक्शे को हॉस्टल के गेट से बाहर जाते हुए देखते रहे थे। थोड़ी देर में ही विजय मित्र के पिता परछाई में तब्दील हो गए थे। उनका मन गहरे अवसाद में डूब गया था। कमरे में विजय मित्र की उपस्थिति का एहसास कराती चीजें नहीं थीं, बल्कि कोने में एक निचाट खालीपन व्याप्त था। उन्हें लगा कि यह खालीपन सनसना रहा है। पहली बार उन्होंने सन्नाटे को बजते हुए सुना था, जैसे कोई उनके कान में कह रहा हो, साथी, मेरी डायरी तुमने अपने पास क्यों रख ली? यह विजय मित्र था, तो क्या विजय मित्र उनके भीतर भी मौजूद है? उन्होंने कमरे में चारों ओर निगाह दौड़ाई, फिर बेहद सतर्कता से अपने तकिए के भीतर रखी विजय मित्र की लाल डायरी को बाहर खींचते हुए अपने आप से सवाल किया, विजय मित्र की डायरी विजय मित्र के पिता से जानबूझकर क्यों छुपा ली तुमने? अपने ही सवाल का कोई जवाब नहीं था उनके पास। वह ठगे से डायरी के पन्ने पलटने लगे थे, जैसे वह जवाब उस डायरी में ही कहीं दबा हो। अचानक उनकी आंखें एक पृष्ठ पर जम सी गई थीं। उस पृष्ठ पर विजय मित्र ने लिखा था, सर्वहारा किसान वर्ग की पूरी मदद की कोशिश करनी चाहिए और सशस्त्र विद्रोह की तैयारी करनी चाहिए। देहातों में किसानों की क्रांतिकारी समितियों की स्थापना करनी चाहिए और जमींदारियों की जब्ती के लिए तैयारियां करनी चाहिए। मजदूर वर्ग को क्रांति का नेतृत्व आगे बढ़कर अपने हाथ में लेना होगा, तभी क्रांति को सफल बनाया जा सकता है। लेनिन। डायरी का यह पृष्ठ पढ़ते पढ़ते वह एक साथ आतंक और अपराध की भावना से इस बुरी तरह ग्रस्त हो गए थे कि उन्हें लगा था कि इस डायरी का उनके पास रहना उचित नहीं। डायरी छुपा लेने के पीछे जिस भावुकता का हाथ था, डायरी से निजात पाने के लिए उसी भावुकता ने उन्हें उकसाया। वह तत्काल उठे
और डायरी जेब में डालकर रेलवे स्टेशन के लिए निकल पड़े थे। विजय मित्र के पिता रेलवे स्टेशन पर गुमसुम बैठे मिले। उन्होंने डायरी छूट जाने का बहाना बनाते हुए वह डायरी उन्हें सौंप दी। डायरी लेते हुए विजय मित्र के पिता का हाथ थरथरा रहा था, मानो वो अपने बेटे का शव ले रहे हों। डॉक्टर भगत, अगर आप इजी न फील कर रहे हों तो आपका बयान बाद में ले लिया जाएगा। डॉक्टर राजेश आचार्य ने डॉक्टर सी के भगत को पसीना पोंछते देखकर सलाह दी। डॉक्टर सी के भगत ने रुमाल मुट्ठी में भींचते हुए कहा, नो डॉक्टर आचार्य, आई एम क्वाइट नॉर्मल। एक असामान्य चुप्पी के बीच डॉक्टर सी के भगत ने भरसक सामान्य लहजे में अपना पक्ष रखने की कोशिश की। जिस वक्त पेशेंट विजय मित्र की लाश आईसीयू से बाहर आई, इंस्टीट्यूट परिसर में मौजूद भीड़ शोक संताप से भरी नारे लगाने लगी। कॉमरेड विजय मित्र अमर रहे, अमर रहे। नारों की गूंज से इंस्टीट्यूट परिसर का कोना कोना लरज रहा था। उस वक्त मेरे लिए तय करना मुश्किल हो गया था कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं किंकर्तव्य विमूढ़ सा डॉक्टर चैम्बर में जाकर बैठ गया। मेरे पीछे पीछे डॉक्टर सुजाता राय भी आई और बैठ गई। बाहर उठते नारों के शोर और व्याप्त उत्तेजना से वह जैसे दहशत में डूबी हुई थी। उसका चेहरा फक पड़ा था। ऐसे में उसे अकेले छोड़कर जाने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैं बगैर कुछ बोले चुपचाप बैठा रहा। सिस्टर एल्विन यथावत भाग दौड़ में लगी हुई थी। मैंने तब राहत की सांस ली जब डॉक्टर चौधरी को डॉक्टर चैम्बर में प्रवेश करते देखा। डॉक्टर चौधरी हैरान और हाँफते हुए अंदर आए और सीधे मुझसे मुखातिब हो गए। डॉक्टर भगत, यह क्या माजरा है? बाहर इतनी भीड़, नारेबाजी, सब कुशल तो है? एक पेशेंट, नक्सल लीडर, उसी के सपोर्टर है ये। अनमने ढंग से उत्तर देते हुए मैं घर जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। डॉक्टर चौधरी, मैं चलता हूँ, अब आप आ गए हैं, डेथ सर्टिफिकेट दे दीजिएगा। मैं? डॉक्टर चौधरी हकलाए। उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी थीं। मैं कैसे दे सकता हूँ डेथ सर्टिफिकेट? मैंने पेशेंट को नहीं देखा, मैं उसकी केस हिस्ट्री तक नहीं जानता। मैं अवाक डॉक्टर चौधरी को देखता रहा। बाहर नारों का शोर मध्यम पड़ने लगा था। भीतर एक अनपेक्षित स्थिर सिर उठा चुकी थी। मेरी समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। मैंने संयत स्वर में डॉक्टर चौधरी को याद दिलाया, डॉक्टर चौधरी, आप ड्यूटी पर हैं, कायदे से तो यह आपका ही केस है। लेकिन डॉक्टर चौधरी कोई तर्क सुनने को तैयार नहीं थे। एक तरह से उन्होंने अड़ियल रुख अख्तियार कर लिया था। ऐसे में पेशेंट की लाश, बाहर उत्तेजित भीड़, किसी भी क्षण कुछ भी घट जाने की आशंका और अपने क्वार्टर में निरीह पड़ी अपनी पत्नी का ख्याल आते ही मेरे दिमाग की नसें तड़तड़ाने लगी। इससे पहले कि मैं अपना आपा खो बैठूं, मैंने डेथ सर्टिफिकेट लिखकर दे देना ही उचित समझा। डॉक्टर सुजाता राय का बयान। मैं पीजी स्टूडेंट डॉक्टर सुजाता राय 1 जनवरी की रात डॉक्टर चौधरी की यूनिट में ड्यूटी पर थी जब नक्सल लीडर विजय मित्र को अवचेतावस्था में कार्डियोलॉजी में लाया गया। प्रारंभिक जांच के बाद मैंने पाया कि पेशेंट की हालत बहुत सीरियस है और उसके साथ आई भीड़ निहायत उग्र। मैं मन ही मन आतंकित और असहाय महसूस करती पेशेंट को तत्काल आईसीयू में दाखिल करने का निर्देश देकर डॉक्टर चौधरी से फोन पर संपर्क करने की कोशिश करने लगी, लेकिन काफी प्रयास के बावजूद उनसे संपर्क नहीं हो पाया। मैं चूंकि अब तक जान चुकी थी कि विजय मित्र नाम का यह पेशेंट नक्सल लीडर है और बाहर खड़े लोग उसके सपोर्टर, मेरे हाथ पांव फूलने लगे। मैं इसी मनस्थिति में किसी सीनियर डॉक्टर की तलाश में इंस्टीट्यूट के पिछले दरवाजे से बाहर निकल पड़ी। वह 1 जनवरी की रात थी, शायद इसीलिए कैंपस में कुछ ज्यादा ही सन्नाटा था। पता नहीं मेरे भीतर का भय था या कैंपस में व्याप्त सन्नाटा, वातावरण कुछ ज्यादा ही भयावह लग रहा था। अचानक मेरी नजर डॉक्टर भगत के क्वार्टर की खिड़की से आती रोशनी और डोलती परछाई पर पड़ी। मुझे लगा कि डॉक्टर भगत अपने क्वार्टर में हैं। मैंने घबराहट और बेचैनी की उस आलम में डॉक्टर भगत के क्वार्टर का कॉल बेल बजा दिया। अपने क्वार्टर का दरवाजा डॉक्टर भगत ने ही खोला। इससे पहले कि डॉक्टर भगत मुझसे कुछ पूछते, मैंने पेशेंट की सीरियस हालत का हवाला देते हुए उनसे मदद की मांग की। डॉक्टर भगत शायद मुझे असहाय और उद्विग्न देखकर मेरे साथ चलने को तैयार हो गए। आईसीयू में भर्ती पेशेंट के बारे में यह जानकर कि वह नक्सल लीडर विजय मित्र है, डॉक्टर भगत कुछ इस तरह चौंके कि मैंने गौर किया वह जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रहे। अगले ही क्षण डॉक्टर भगत पेशेंट के करीब पहुंचे और ध्यान से देखने लगे। फिर गहरी सांस खींचते हुए उन्होंने मुझसे पूछा, डॉक्टर राय, आप पेशेंट को जानती हैं? हाँ, मैं पेशेंट विजय मित्र को जानती थी और उसे सिर्फ इसलिए नहीं जानती थी कि वह नक्सल लीडर है, बल्कि मैं उसी नक्सलबाड़ी की रहने वाली हूँ
जहां कभी नक्सलवाद ने जन्म लिया था और उसके कहर का शिकार मेरा परिवार हुआ था। लेकिन यह बात मैं डॉक्टर भगत से छुपा गई। उल्टे उस वक्त मुझे लगा कि डॉक्टर भगत भी किसी न किसी रूप में विजय मित्र को जानते हैं। उनकी आंखों में उसे पहचान लेने जैसी स्निग्ध आभा उभरी थी और साथ साथ ही उनके चेहरे पर गहरी उदासी छा गई थी। डॉक्टर भगत पेशेंट विजय मित्र की स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए थे। ईसीजी मॉनिटर स्क्रीन पर हो रहे एक ही परिवर्तन से उनके माथे पर बल पड़ जाते। मुझे लगता कि डॉक्टर भगत भीतर से बेहद उद्वेलित और इमोशनल हो आए हैं। मैंने उन्हें इस स्थिति से उबारने की गरज से या कि नक्सलियों के प्रति मेरे मन के भयबोध ने उन्हें मुझे उकसाया कि मैंने उनसे एक बेवकूफाना सवाल कर डाला, सर, ऐसे नृशंस आदमी के पास भी दिल हो सकता है क्या? डॉक्टर भगत ने मुझे कौतूहल से देखा और मुझे अपनी ओर एकटक देखता पाकर ठंडी आह भरते हुए कहा, डॉक्टर राय, क्या आदमी जैसी दुनिया बनाने की लड़ाई लड़ता रहा? वह किसी मामूली आदमी के वश की बात नहीं। जाहिर था कि डॉक्टर भगत न सिर्फ पेशेंट के बारे में बहुत कुछ जानते थे, बल्कि उससे कहीं न कहीं अंतरंग भी थे। मेरी इच्छा हुई कि मैं डॉक्टर भगत से पूछूं कि क्या वह विजय मित्र की लड़ाई से इत्तेफाक रखते हैं। लेकिन किसी सीनियर से तुर्की बतुर्की सवाल जवाब न तो हम पीजी स्टूडेंट के लिए उचित होता है, न सुविधाजनक। मुझे चुप देखकर डॉक्टर भगत कुछ ज्यादा ही उग्र हो आए। उन्होंने जैसे अपने आप से ही कहा, इस पेशेंट को किसी भी कीमत पर बचाया जाना बहुत जरूरी है डॉक्टर राय। लेकिन वह पेशेंट नहीं बचा। डॉक्टर भगत लाख चाहकर भी पेशेंट विजय मित्र को नहीं बचा पाए। उस वक्त डॉक्टर भगत उस लुटे हुए मुसाफिर की तरह नजर आ रहे थे जो अपना सब कुछ गंवाकर भी कहीं शिकायत न करा पाने की बेबसी में जड़ हो गया हो। डॉक्टर भगत हताश, उदास, भारी कदमों से आईयूसी से बाहर निकले और डॉक्टर्स चैम्बर में जाकर बैठ गए। उनके पीछे पीछे मैं भी डॉक्टर्स चैम्बर में पहुंची और चुपचाप एक कुर्सी पर बैठ गई। कुछ ही देर बाद डॉक्टर चौधरी भी आ पहुंचे। बाहर विजय मित्र के सपोर्टर नारे लगा रहे थे। चैम्बर के भीतर डॉक्टर चौधरी को देखकर डॉक्टर भगत कुर्सी से उठे और डॉक्टर चौधरी से डेथ सर्टिफिकेट देने के लिए कहकर जाने लगे कि डॉक्टर चौधरी ने डेथ सर्टिफिकेट देने में अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी। डॉक्टर भगत और डॉक्टर चौधरी में इस मुद्दे पर तकरार भी हुई और तभी मैंने देखा कि डॉक्टर भगत तमतमाए हुए कुर्सी पर जा बैठे। उस वक्त वह क्रोध से कांप रहे थे और उसी हालत में उन्होंने डेथ सर्टिफिकेट लिखना शुरू कर दिया था। डॉक्टर भगत डेथ सर्टिफिकेट पर अपना हस्ताक्षर करने के साथ ही झटके से उठे और कागज के उस टुकड़े को वहीं टेबल पर छोड़कर तीर की मानिंद डॉक्टर्स चैम्बर से बाहर निकल गए। सिस्टर एल्विन का बयान। मैं सीनियर सिस्टर एल्विन हेम्ब्रम 1 जनवरी की रात ड्यूटी पर थी। उस रात जब पेशेंट विजय मित्र को लेकर एक भीड़ आई तो तत्काल उसे पीजी स्टूडेंट डॉक्टर सुजाता राय ने एग्जामिन किया और उसे ऑक्सीजन लगाने को कहकर आईसीयू में ले जाने की हिदायत दी। आईसीयू में थोड़ी देर बाद डॉक्टर सुजाता राय के साथ डॉक्टर सीके भगत आए। उन्होंने पेशेंट को देखा और मुझसे पेशेंट का ब्लड बायोकेमिस्ट्री का इंतजाम करने को कहा। मैं डॉक्टर भगत के आदेश पर आईसीयू से बाहर चली गई। मुझे बायोकेमिस्ट्री में ताला बंद मिला। मैंने डॉक्टर भगत को जब यह सूचना दी तो वह बुरी तरह बौखला गए और दौड़ते हुए बरामदे की ओर भागे। इसी बीच लाइट चली गई और जब लाइट आई तो मैंने देखा कि डॉक्टर भगत हाँफते हुए आईसीयू में घुस रहे हैं। डॉक्टर भगत ईसीजी मॉनिटर स्क्रीन पर नजर पड़ते ही चीख पड़े, ओह नो। डॉक्टर भगत की चीख से मेरा ध्यान उस ओर गया। मैंने देखा डॉक्टर भगत पेशेंट की नब्ज टटोल रहे हैं। डॉक्टर भगत बेहद बेचैन और घबराए हुए थे। शायद उस वक्त उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तभी डॉक्टर सुजाता राय ने उनसे कहा, सर, पेशेंट इज नो मोर। जनरेटर ऑपरेटर का बयान। 1 जनवरी की रात जिस वक्त बिजली गायब हुई थी, मैं अपनी ड्यूटी पर था। मैंने दौड़कर तुरंत जनरेटर चालू करने की कोशिश की, लेकिन जनरेटर में कचरा आ जाने के कारण उसे चालू होने में समय लगा। समय कितना लगा यह ठीक ठीक बता पाना संभव नहीं है, क्योंकि न तो मेरे पास घड़ी थी और न ही ऐसी कोई जरूरत महसूस हुई थी। डॉक्टर चौधरी का बयान। मैं डॉक्टर नीलकांत चौधरी 1 जनवरी को नाइट ड्यूटी पर था। मुझे कैंपस में आवास उपलब्ध नहीं है, इसलिए मैं शहर में किराए के मकान में रहता हूँ। उस रात मैं ड्यूटी के लिए घर से चला तो रास्ते में पता चला कि मुख्य मार्ग पर वाहनों का आना जाना बंद है, क्योंकि उधर से गवर्नर का काफिला गुजरने वाला है। रास्ता डाइवर्ट कर दिया गया था, लिहाजा दूसरे तमाम रास्तों में
ट्रैफिक जाम हो गया था और मैं चाहकर भी ड्यूटी पर समय से पहुंच पाने में विवश था। जब मैं अपनी ड्यूटी पर पहुंचा तो कैंपस में एक शव को घेरे लोगों का हुजूम नारेबाजी कर रहा था। भीड़ बेहद उत्तेजित थी। मुझे लगा किसी भी क्षण हिंसक हो सकती है। मैं घबराया हुआ डॉक्टर्स चैम्बर में पहुंचा, जहां पहले से ही डॉक्टर भगत और पीजी स्टूडेंट डॉक्टर सुजाता राय मौजूद थे। डॉक्टर भगत ने मुझसे कहा कि मैं विजय मित्र का डेथ सर्टिफिकेट बना दूं, लेकिन मैंने पेशेंट का इलाज नहीं किया था, नहीं मैं केस हिस्ट्री से वाकिफ था, इसलिए डेथ सर्टिफिकेट देना मेरे लिए न तो व्यवहारिक था और न ही उचित, इसलिए मैंने अपनी विवशता जाहिर कर दी। इस पर डॉक्टर भगत मुझसे उलझ पड़े और उन्होंने अपना आपा खो दिया। उसी मानसिक स्थिति में उन्होंने विजय मित्र का डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिया। डॉक्टर भगत के लिए डेथ सर्टिफिकेट पर नजर डॉक्टर भगत के लिखे डेथ सर्टिफिकेट पर नजर पड़ते ही मैं हैरान रह गया। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। मैंने उसे डॉक्टर सुजाता राय को पढ़ने के लिए दिया। डॉक्टर सुजाता राय भी डेथ सर्टिफिकेट पढ़कर चकरा गई। डॉक्टर भगत ने डेथ सर्टिफिकेट में पेशेंट विजय मित्र की मृत्यु का कारण लिखा था, ड्यू टू फेल्योर ऑफ सिस्टम, व्यवस्था के विफल हो जाने के कारण। जांच दल ने महसूस किया कि इस बिंदु पर डॉक्टर सी के भगत का स्पष्टीकरण जरूरी है, लिहाजा डॉक्टर भगत एक बार फिर तलब किए गए। जांच दल की ओर से डॉक्टर रजनीश आचार्य ने डॉक्टर सी के भगत से पूछा, डॉक्टर भगत, आप एक सीनियर और जिम्मेदार डॉक्टर हैं, फिर आपने ऐसा डेथ सर्टिफिकेट क्यों दिया? क्यों? मैंने कुछ गलत लिखा है क्या? डॉक्टर सी के भगत इस पे इत्मीनान से मुस्कुराए कि जांच दल के तीनों सदस्य सकते में आ गए। आर यू श्योर डॉक्टर भगत कि आपने सही लिखा है? बड़ी मुश्किल से पूछ पाए डॉक्टर देवाशीष देव। यस, आई एम 100% श्योर। डॉक्टर सी के भगत के स्वर में सख्ती और तलखी एक साथ उभरी। उन्होंने उल्टा सवाल दाग दिया, एनी क्वेश्चन मोर? जांच दल ने डॉक्टर सी के भगत से कोई और सवाल पूछना जरूरी नहीं समझा। इसके साथ ही कार्डियोलॉजी के डायरेक्टर और अन्य डॉक्टरों से भी कोई पूछताछ इसलिए नहीं हो पाई कि उनका इस घटना से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं था और वे जांच के दायरे में नहीं आते थे। साक्ष्यों, परिस्थितियों और गवाहों के बयानों के मद्देनजर जांच दल के तीनों सदस्यों ने जो रिपोर्ट तैयार की वह इस प्रकार है। डॉक्टर रजनीश आचार्य, कार्डियोलॉजिस्ट। पेशेंट विजय मित्र की ब्लड बायोकेमिस्ट्री उपलब्ध न होने से मायोकार्डियल इन्फार्क्शन ब्रैकेट में हार्ट अटैक की पुष्टि नहीं होती, लेकिन ब्लड प्रेशर और ईसीजी रिपोर्ट से जाहिर होता है कि पेशेंट विजय मित्र की हालत गंभीर थी। उसका प्रॉपर केयर और ऑब्जर्वेशन जरूरी था, जो नहीं हुआ। यह स्पष्टतः लापरवाही का मामला है और डॉक्टरी नैतिकता के विरुद्ध है। मेरी राय में पेशेंट की मृत्यु का कारण है लैक ऑफ प्रॉपर ट्रीटमेंट। डॉक्टर जीवकांत यादव, न्यूरोलॉजिस्ट। साक्ष्यों, परिस्थितियों और पेशेंट की पृष्ठभूमि से जाहिर होता है कि पेशेंट विजय मित्र जबरदस्त नर्वस ब्रेकडाउन का शिकार था, जिससे उसके मस्तिष्क ने काम करना बंद कर दिया। ऐसा मरीज शारीरिक तौर पर जिंदा होते हुए भी दिमागी तौर पर मर चुका होता है। ऐसे केस में तुरंत न्यूरोलॉजिस्ट से संपर्क किया जाना चाहिए था, जो नहीं हुआ। मेरी राय में विजय मित्र की मौत का कारण है ब्रेन डेथ। डॉक्टर रामाशीष देव, साइकियाट्रिस्ट। पेशेंट विजय मित्र चूंकि नक्सल लीडर और एक्टिविस्ट था, इसलिए उसका अत्यधिक तनाव और दबाव में होना स्वाभाविक है। वह कल्पनाओं और सपनों की दुनिया में जीने का आदी था, जैसा कि ऐसे लोग होते हैं। वस्तुतः यह एक प्रकार का मनोरोग है। इस रोग के चरम पर पहुंच जाने के कारण ऐसे रोगी या तो पागलपन का शिकार हो जाते हैं या फिर एक्यूट डिप्रेशन के। साक्ष्यों, परिस्थितियों और गवाहों के बयानों से मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि पेशेंट विजय मित्र की मृत्यु स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की वजह से हुई। लेकिन जांच दल के तीनों सदस्य इसके विपरीत कुछ बातों पर एक मत भी थे। वे सहमत थे कि 1 जनवरी की रात डॉक्टर चौधरी की ड्यूटी थी और ट्रैफिक जाम की वजह से वह समय से ड्यूटी पर नहीं पहुंच पाए, जो संभव है। इसके बावजूद डॉक्टर चौधरी की ड्यूटी में डॉक्टर भगत द्वारा पेशेंट का इलाज किया जाना उचित नहीं था, क्योंकि इस तरह डॉक्टर चौधरी की जवाबदेही समाप्त हो गई और जानबूझकर डॉक्टर भगत ने न सिर्फ पेशेंट विजय मित्र के इलाज की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली, बल्कि उन्होंने संस्थान के नियमों का भी उल्लंघन किया। जांच दल के सदस्य इस बात पर भी एक राय थे कि अपने पुत्र की आत्महत्या, पत्नी की लंबी बीमारी और कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर न बनाए जाने के कारण मुकदमेबाजी में उलझे डॉक्टर सी के भगत
हताशा, हीनता और कुंठा के शिकार हो चुके हैं, उनकी मानसिक स्थिति भी कतई सामान्य नहीं लगती। जांच दल ने डॉक्टर सीके भगत द्वारा जारी डेथ सर्टिफिकेट की वैधानिक हैसियत के बारे में अपनी राय देते हुए लिखा, डॉक्टर सीके भगत चूंकि 1 जनवरी की रात ड्यूटी पर नहीं थे, इसलिए नियमतः उन्हें डेथ सर्टिफिकेट नहीं जारी करना चाहिए था। इस तरह न सिर्फ अराजकता बढ़ेगी बल्कि एक गलत परिपाटी भी जन्म लेगी। डॉक्टर सीके भगत द्वारा जारी डेथ सर्टिफिकेट सिद्धांततः नियम विरुद्ध है, वैसे इस मामले में विधि विशेषज्ञ की राय अपेक्षित है। सरकार का निर्णय। जांच दल के विशेषज्ञों की राय, गवाहों के संलग्न बयान और परिस्थितियों के आलोक में प्रमाणित है कि डॉक्टर सीके भगत का नक्सल लीडर विजय मित्र से गहरा संबंध था और इसी कारण उन्होंने सरकार को बदनाम करने के लिए सुनियोजित साजिश के तहत असंवैधानिक डेथ सर्टिफिकेट जारी किया, जो घोर अनुशासनहीनता का परिचायक है तथा एक सरकारी सेवक की आचार संहिता के विरुद्ध। डॉक्टर सीके भगत को चिकित्सकीय मर्यादा के उल्लंघन और आपत्तिजनक आचरण के कारण तत्काल प्रभाव से सेवा मुक्त किया जाता है। डॉक्टर सीके भगत की प्रतिक्रिया। कॉमरेड विजय मित्र, काश तुम्हारे पास दिल न होता। ये कहानी नृशंस आपने सुनी और ये कहानी भी बहुत पहले लिखी गई थी। एक से आप इसे कह सकते हैं मेकिंग ऑफ विजय मित्र, मेकिंग ऑफ ए नक्सल लीडर, ये कहानी है। और इस कहानी का नेशनल उसका ड्रामा ने अंकुर जी की, देवेंद्र राज अंकुर जी के निर्देशन में उसका मंचन किया था दिल्ली में अपने NST में, और फिर देश के विभिन्न शहरों में इस कहानी का नाट्य मंचन हुआ और काफी लोगों तक ये कहानी किस तरह से पहुंची, मैं प्रतीक्षा करूंगा आप लोगों की प्रतिक्रिया की। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इतने धैर्य से मेरी कहानियां सुनी। मैंने ये कहानियां जो पढ़ी, तीन तरह की कहानियां, 3 फ्लेवर की कहानियां मैंने पढ़ने की कोशिश की और तीनों अलग अलग कालखंड की कहानियां हैं। जो मैंने ब्रेकअप कहानी पढ़ी थी वो अभी हाल की 2021 की कहानी है, और जो मैंने अली मंजिल पढ़ी थी कहानी, वो आप समझ सकते हैं कि बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का जो मसला था उसके बाद ही के प्रभाव में लिखी गई वो कहानी है। और भी बहुत सारे कार्य कारण थे जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखे जा सकते हैं। और ये कहानी फिर जब विनोद मिश्र की मृत्यु हुई थी, कॉमरेड विनोद मिश्र की मृत्यु हुई थी, उसके बाद मेरे मन में एक प्रतिक्रिया के स्वरूप ये कहानी पैदा हुई थी। इस तरीके से मैंने 3 कालखंडों की कहानी आपके सामने रखी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव जी, आपका भी शुक्रिया, आप इतनी देर तक लगातार धैर्य से जमे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अवधेशप्रीत जी, गल्पगोई में कहानी पाठ के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि देशज के श्रोताओं को, दर्शकों को आपकी कहानी पसंद आई होगी और उनकी संवेदना का एक नया आयाम खुला होगा। उन्होंने महसूस किया होगा आपकी कहानी की बात को, उन्होंने महसूस की होगी कहानी की संवेदना को और मनुष्य के भीतर के बहुत सूक्ष्म और जटिल मनोभावों को भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत आभार। मैं श्रोताओं और दर्शकों से बताना चाहता हूं कि गल्पगोई में पहले भी अवधेशप्रीत ने अपनी कहानियां पढ़ी हैं। आप हमारे वीडियोस को खोज कर देख सकते हैं, अवधेशप्रीत की कहानी सुन सकते हैं। मैं आप सबसे एक आग्रह यह भी करता हूं कि आप अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय, अपनी टिप्पणी कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें। आपकी टिप्पणियों की सूची थोड़ी बड़ी होगी, आपके सवालों की सूची थोड़ी बड़ी होगी, तो हम एक बार आमंत्रित करेंगे कथाकार को और आपके सवाल उनसे पूछेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। शुक्रिया, थैंक यू।